नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और यह बड़ी खबर सामने आ रही है, चंद्रशेखर आजाद के हमलावर गिरफ्तार उनको कर लिया गया है। कोर्ट में सरेंडर की तैयारी में थे हमलावर। देवबंद के रणखड़ी से उनको गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि देवबंद के रणखंडी के रहने वाले थे तीनों आरोपी। अंबाला कोर्ट में सरेंडर की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। चंद्रशेखर आजाद, जिन पर हमला किया गया था अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से जब वो जा रहे थे, तभी उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई। गनीमत ये रही कि गोली उनकी कमर को छूती भी निकली और ये बड़ी घटना थी अपने आप में। उसके बाद हॉस्पिटलाइज उनको करना पड़ा था, लेकिन अब वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब उनकी गाड़ी पर हमला किया गया था। और ये देखिए, यही वो आरोपी बताए जा रहे हैं, यही वो हमलावर हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देवबंद के रणखंडी के रहने वाले हैं तीन। अंबाला कोर्ट में सरेंडर की तैयारी इनकी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इनको दबोच लिया है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर हमला क्यों किया गया, इसके पीछे रीजन क्या था, क्या कोई प्लानिंग थी या किसी के कहने पर यह अटैक किया गया। फिलहाल यह जांच का विषय बना हुआ है। तो यह बड़ी सफलता पुलिस को मिली है, क्योंकि इसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टीएन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। टीएन मिश्रा, चंद्रशेखर पर जो हमलावर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और तस्वीरों में जितना हमने देखा है काफी कम एज के वो नजर आ रहे हैं। फिलहाल पूछताछ में क्या कुछ अब तक चीजें क्लियर हो पाई हैं? अभी पूछताछ इनको लाया गया है सहारनपुर सचिन, और अब इनसे पूछताछ पुलिस करेगी। अब 1 घंटे बाद माना जा रहा है कि इनको जो पूछताछ करने के लिए एसएसपी के पास प्रेषित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इनको पकड़े जाने से जो यूपी की लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल 3 दिन से उठ रहे थे, वो उन पर विराम लग गया है। और पुलिस ने जो है पहले अपने समय से इनको गिरफ्तार करके अम्बाला से ला करके और वापस सहारनपुर ले आई है, और अम्बाला में इनका सरेंडर करने का मंसूबा पूरा नहीं हो सका है। 3 दिन पहले जब ये मामला हुआ, जब इन पर हमला हुआ था, तो किसी को पता नहीं था कि सिर्फ फॉर्च्यूनर गाड़ी छोड़ के बाकी कहीं कोई सुराग नहीं था। लेकिन पुलिस ने ताबड़तोड़ टीमें बना करके और लगातार जो है लग करके जिस तरह जो इनको कम समय में और अंबाला से पकड़ लिया है कि अपना सरेंडर भी नहीं कर पाए, इससे साबित हुआ पुलिस ने मेहनत की थी। और जब योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी व्यक्त की सहारनपुर पुलिस पर, तो उनको उसका आभास भी हुआ कि जो हमें जल्द से जल्द वर्कआउट करना है और जो है इनके जो भीड़ आर्मी के जो चंद्रशेखर पर हमला हुआ है इसको गिरफ्तार करने और सही आदमी पकड़ने। लेकिन अब हमला क्यों हुआ, इन 9 युवकों ने हमला क्यों किया, उनसे क्या रंजिश थी और ऐसा किया है, इससे पीछे कोई तत्व है कि जिसने उनसे हमला कराया, अब ये तो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये क्लियर है, इसमें एक जो है उत्तराखंड में जेलर पे हमला कर चुका है, वो लड़का ही पकड़ा गया है। 3 ऐसे हैं जो देवबंद के हैं। तो इससे अब चारों को पकड़े जाने से बताया तो जा रहा है कि यही हमलावर हैं, लेकिन ये पूछताछ बाद ही पता चलेगा असली में चारों हमलावर थे या इसमें से 3 थे या 2 थे, ये बाद में पता चल सकेगा। लेकिन पुलिस को पहले चरण में काफी सफलता मिली है और पुलिस इस पर अपनी पीठ भी ठोक रही है। जी सचिन। बिल्कुल टीएन मिश्रा, लेकिन सवाल यह भी था कि जिन युवकों को पकड़ा गया है उनके पास हथियार कहां से आए थे? क्या ये सब कुछ पहले से प्री प्लान था या फिर ये कि कोई और इसके पीछे बजा रही हो? क्योंकि हथियार होना और तुरंत ताबड़तोड़ फायरिंग करना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। ये सचिन लगातार देखने का रहा है। अतीक हत्याकांड के बाद से यूपी में जितने भी मर्डर हुए हैं या हमला हुए हैं, इसमें इतने नौयुवक नए लड़कों ने काम किया है। अतीक के हत्यारे से 9 युवक थे, इसमें भी 9 युवक हैं। इसके पहले जो भी यहाँ कचहरी में हमला हुआ कोर्ट के अंदर, उसमें 9 युवक ही था। तो ये 9 युवकों का जो है नया ट्रेंड चला है और अब देख रहे हैं पुराने माफिया नहीं आ रहे हैं, अब नए लोगों को आगे करके लोग जो है काम करा रहे हैं। और इसके पीछे वास्तव में सोची समझी कोई रणनीति जरूर होगी और इसके पीछे भी निकलेगा। जब पुलिस पूछताछ करेगी तो जरूर पता चलेगा कि साजिश किसने की थी और इनको सिर्फ मोहरे के तौर इस्तेमाल किया गया। क्यों नए लड़के, इनसे तो भी आर्मी चंद्रशेखर की कोई दुश्मनी हो नहीं सकती है, तो चंद्रशेखर क्यों हमला करेंगे? तो इसके वजह हमला कराने वाले कौन है ये तभी पता चले जब इनसे प्रॉपर पूछताछ होगी और पुलिस इनको रिमांड पर भी लेगी। अगर कोर्ट भेजने बाद रिमांड पर लेगी तब प्रॉपर पता चल पाएगा कि इसके पीछे असल उद्देश्य क्या था। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ये बड़ी खबर है, यूसीसी को लेकर लगातार घमासान जारी है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूसीसी को लेकर लगभग काम पूरा कर लिया है और इसको लेकर ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। अब इस मामले को लेकर यूपी में सियासत भी गरमाई हुई है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस मामले पर पहले ही वो कह चुके हैं कि यूसीसी बीजेपी का
कोर एजेंडा है और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी ये कह चुके हैं कि यूसीसी बीजेपी का कोर एजेंडा है। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या बीजेपी यूपी में भी जल्द यूसीसी लागू कर सकती है। तो आपको बता देंगे इस पर स्टेटमेंट भी सामने आ चुके हैं। हालांकि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री खुलकर यह बात वो कह चुके हैं कि देखिए ड्राफ्ट का इंतजार हो रहा था, ड्राफ्ट ये तैयार हो चुका है। और कल हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी जहां पर जो कमेटी बनाई गई थी, ड्राफ्ट कमेटी, उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि पूरा तैयार मसौदा तैयार कर लिया गया है और अब सरकार को वो हैंडओवर कर दिया गया है। अब सरकार इस पर आगे फैसला लेगी। हालांकि इसकी जो गूंज है उत्तराखंड से भले इसकी शुरुआत होने की बात हो रही हो, लेकिन पूरे देश में इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। आलम यह है कि सबकी अपनी अपनी राय, अपने अपने सजेशन इसको लेकर आ रहे हैं। कोई बोल रहा है इसका समर्थन कर रहा है, कोई इसकी खामियां भी गिना रहा है। लेकिन जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी की तरफ से पूरा इस पर सुझाव भी लिए गए हैं, इस पर होमवर्क किया गया है और उसके बाद ये एक जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया है, जिसको अब सरकार आगे जारी करने की बात कर रही है, उसको एग्जीक्यूट करने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं डिप्टी सीएम के, उससे तो यही लग रहा है कि उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इसको लाने की तैयारी होगी। क्योंकि इसको लेकर जिस तरह से अब ये बात सामने आ रही है कि अगर यूसीसी को अगर एग्जीक्यूट किया जाता है तो सभी के लिए एक कानून होगा, एक छत के नीचे एक ही कानून सबके लिए होगा। जितने भी अब तक पर्सनल बोर्ड बने हुए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। फिर चाहे अपने अलग अलग जो अब तक कानून होते थे उस पर अंकुश लगेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनूप कुमार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्री खुलकर यह कह रहे हैं यूसीसी को लेकर कि भैया कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, इस पर तैयारियां चल रही हैं, इसको लागू हम कर देंगे। लेकिन अब इसकी जो गूंज है वो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। जिस तरह से दिग्गजों के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं उससे यह लग रहा है कि उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में अब इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर अभियान चलाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी यूसीसी को लेकर उनके कार्यकर्ता घर घर तक जाएंगे और जनता की राय मांगे कि उनकी क्या इच्छा है कि यूसीसी को लेकर के। हालांकि इस यूसीसी को लेकर के जो विपक्ष हमलावर सरकार पर है, विपक्ष कह रहा है कि चुनावी स्टंट है, लेकिन वही मुस्लिम तबके के लोग, जो मुस्लिम संगठन हैं, वो भी इसके विरोध में अब सामने आने लगे हैं। तमाम स्टेटमेंट धर्मगुरुओं के आ चुके हैं। उनका कहना है कि उनकी शरीयत के हिसाब से उनका कानून है और वही मानेंगे। खासकर बर्क साहब जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका भी स्टेटमेंट आया है कि वो अपने शरीयत का ही कानून मानेंगे। आप समझिए कि अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो शरीयत के कानून से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि शरीयत के कानून में तमाम जो मुस्लिम लॉ है उसके अनुसार वो लोग चलते हैं कि अगर दूसरी शादी और करना होगा तो हिंदू समाज में दूसरी शादी जायज नहीं है, उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में उस समय तमाम जो प्रक्रियाएं होती, चाहे पत्नी उसको हर्जाना मांग सकती है, लेकिन शरीयत के हिसाब से वो पत्नी हर्जाना नहीं ले सकती है। इस सब तमाम चीजों को लेकर विवाद से लगा के तमाम ऐसी जो चीजें हैं वो सब एक साथ जैसी हो जाएंगी। यही वजह है कि लगातार आपने देखा कि समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें या फिर बीएसपी की बात करें, सभी की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही। निश्चित रूप से इस समय उत्तर प्रदेश में एक चुनावी अखाड़ा बन चुका है यूसीसी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि यूसीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर तक जाएंगे और जनता से राय मांगे कि उत्तर प्रदेश में इसकी लाने की जरूरत है या नहीं है। खासकर यूसीसी की अगर बात करें तो यूसीसी का विवाद जो आज का नहीं है सचिन, ये आजादी से पहले का ब्रिटिश हुकूमत भी ये चाहती थी कि यूसीसी कानून लाया जाए। उस समय थोड़ा मुस्लिम का दबाव ज्यादा था, इस वजह से अंग्रेज इसको लागू नहीं कर पाए थे। हालांकि मामला कई बार राजनीतिक दल भी उठाने की कोशिश की, लेकिन इस जो यूसीसी कानून को लेकर ला नहीं पाए। अब एक बार भारतीय जनता पार्टी इसको लाने की कवायद शुरू कर चुकी है। उत्तराखंड में आपने देखा तैयारी पूरी हो चुकी है। बिल्कुल अनूप, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से यूसीसी को लेकर का मुद्दा, यूसीसी को लेकर लगातार जो सवाल उठ रहे हैं, कोई इसका समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, इसमें हम किसी पर्टिकुलर एक को टारगेट नहीं कर सकते, एक समुदाय को, कि हाँ उन्हीं पर ही इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सबके अपने अपने पर्सनल बोर्ड जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सभी में
छोटी मोटी कमियां हैं, रिफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तक जो तमाम समुदाय के लोग हैं जिसमें सबसे ज्यादा अगर दिक्कत की या फिर जो विरोध देखने को मिल रहा है वो मुस्लिम समाज से देखने को मिल रहा है। बाकी के समाज अभी तक खुलकर सामने नहीं आए हैं, भले उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हो। तमाम दलित संगठन है वो भी उनकी प्रतिक्रियाएं आई हैं। अब आप समझिए कि 2019 का जब चुनाव हुआ उसके पहले जब 3 तलाक का जब बिल पास हुआ जिसको लेकर पूरे देश में गूंज उठी थी, जिसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी हुआ था। तमाम मुस्लिम जो आधी आबादी कही जाती है, तमाम मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया था। दोबारा मोदी की सरकार केंद्र में बनी थी। मुझे लगता है कि इस कानून के जो यूसीसी के माध्यम से मुझे लगता है एक बार भी भारतीय जनता पार्टी लोगों का मत जानना चाहती है। मुसलमान जो महिलाएं हैं उनको लेकर उनके पास घर घर जाएंगे। तो मुझे लगता है इस 2019 की जो प्रक्रिया हुई थी 3 तलाक को लेकर के यूसीसी का माहौल ऐसे ही बन रहा है। मुस्लिम समुदाय जो इसका विरोध पे उतरे हैं, कुछ मुस्लिम जो संगठन है उनका ये भी कहना है कि संसद का घेराव करेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम शरीयत की ही अपनी जो हमारा कानून है उसको मानेंगे। तो ये सब चीज ऐसे हालात उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब भारतीय जनता पार्टी अभियान चलाएगी इसको लेकर, घर घर जाएगी, तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होंगी और कब उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तराखंड की तरह उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा, ये चुनाव से पहले लागू होगा या फिर चुनाव के बाद लागू होगा, ये फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। सचिन ठीक है, लेकिन अनूप तमाम मुस्लिम स्कॉलर ऐसे भी हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। उनको पता है कि इसके आने से जो अब तक क्रूरतियां थी, क्योंकि मैं उसको क्रूरतियां ही कहूंगा कि आप समानता की बात तो करते हैं लेकिन अंदर खाने वो समानता मिलती नहीं है। अब उसको अगर वो दूर होंगी और सब के लिए एक ही कानून होगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कह चुके हैं कि जब एक घर में 2 लोगों के लिए सेम कानून होगा तभी घर चल पाएगा। तो एक देश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं, देश कैसे चल पाएगा। तो यानी कि जो कमियां हैं उनको रिफॉर्म करना, क्योंकि फ्लैक्चुअलिटी दोनों उसमें है। फिर चाहे आप किसी का भी कानून उठाकर देख लीजिए, सब में थोड़ी बहुत कमियां हैं। उन कमियों को दूर करना, आज भी हम देखते हैं कि पुरुषों के बराबर महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता। बहुत जगह ऐसा है, प्रॉपर्टी को लेकर बेटों के नाम जायदाद हो जाती है, बेटियों को कुछ नहीं मिलता। तो ये दोनों में है, फिर चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सब में जितने भी सबके अपने अपने बोर्ड हैं, अपने अपने पर्सनल बोर्ड हैं, उनमें कमियां हैं। सभी को रिफॉर्म करना, एक पैटर्न में लाना, यह बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तमाम धर्मों में आपने देखा भी, आपने जिक्र किया कि तमाम मुस्लिम भाई भी इसके समर्थन में हैं। बात करूंगा कि अगर पासवान समाज की बात करें या फिर सिया समुदाय की बात करें, उनके जो धर्मगुरु हैं या फिर उनके तमाम लोग ऐसे प्रतिक्रियाएं आई हैं जो इसके समर्थन में है कि एक कानून बने सबके लिए, एक भारत में एक कानून हो, सबके लिए बराबर हो, वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, सबके लिए एक जैसा व्यवहार हो। लेकिन वही तमाम एक मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका, उसको नाराजगी इस कानून को लेकर के। कुछ और भी लोग हैं जिनकी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। अब हालांकि हिंदू धर्म में भी इसको अभी तक किसी की ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है कि हिंदू धर्म से लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हों। अब देखने वाली बात होगी कि क्योंकि किस कानून के तहत सबसे ज्यादा नुकसान वो किसको हो रहा है या फायदा किसको हो रहा है। मुस्लिम महिलाएं, उनकी प्रतिक्रिया आ रही, वो काफी खुश हैं। 3 तलाक की आपने पिछले बार 2019 में जब मुद्दा उठा तो महिलाएं काफी उत्साहित थी, जिसको लाभ भी मिला है। तमाम मुस्लिम महिलाएं संगठन भी वो भी सामने आए थे कि 3 तलाक को लागू किया जाए। उनकी मांग के बाद आपने देखा कि बिल पास हुआ, उसका फायदा भी कहीं न कहीं बीजेपी को मिला है। इस कानून के बाद देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलता है या विपक्ष इस मामले पर जितनी राजनीति कर रहा है, वो चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी ने यहां तक कह दिया है इस कानून को लेकर वो रथ यात्रा निकालेंगे, जनता के बीच जाएंगे, इस कानून के बारे में लोगों को समझाएंगे। तो इस कानून को लाने से पहले मुझे लगता है कि जनता को जागरूक करना पड़ेगा, वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों या फिर हिंदू समुदाय के लोग हों, उनका मुनाफा और नुकसान भी बताना पड़ेगा कि इस कानून के लाने से किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। ये सब चीजें जब जनता के बीच जागरूक होंगे तभी मुझे लगता है इस कानून को सभी लोग समर्थन दे पाएंगे। बिल्कुल, तभी बकायदा उसके लिए कमेटी भी बनाई गई है जो सुझाव ले रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं धार्मिक नगरी में गरीब मजदूर लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति के पास अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, जहां पर लोगों ने पहले टमाटर की आरती उतारी और फिर थाली में सजाकर टमाटर और बैंगन को लेकर
ढोल मजीरा लेकर शंखनाद करते हुए महंगाई का विरोध उन्होंने किया है। साथ ही लोगों ने कहा कि सरकार अमीर लोगों के बारे में सोचती है, गरीबों के बारे में सरकार कुछ नहीं सोचती। आज महंगाई से गरीब लोगों की कमर टूट चुकी है। और यूपी के संत कबीर नगर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक दरिंदे ने 13 साल की दिव्यांग बच्ची के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बच्ची घर में सो रही थी, उसी दौरान यह वारदात हुई है। दरिंदे ने बच्ची को पहले धमकाया और बताने से मना किया। परिजनों की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी हरेंद्र यादव को सलाखों के पीछे भी भेज दिया है। हमारे भाई साहब की छोटी लड़की है, तो उसके साथ एक हुआ है और कल से हम लोग यहाँ पे हैं। किसने किया? FIR हो गया है। कैसे जानकारी मिली आप लोग को किसके साथ घटना हो गई है? जैसे घर से लेकर चला गया और 2 घंटे तक गायब था, उसके बाद फिर पता चला, फिर देखा गया तो ब्लड आ रहा था उससे। क्या नाम था जो लेके गया था? क्या नाम था जो लेके गया था? महेंद्र यादव। तो क्या पुलिस ने FIR दर्ज किया? हाँ, FIR दर्ज हो गया है और वो इस समय जेल में है। कहा जाता है कि मारने वाले से बड़ा जिंदगी बचाने वाला होता है। प्रयागराज के संगम नगरी के रहने वाले मनोज निषाद पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। यमुना में नाव चलाने वाले मनोज निषाद ने लगभग 1500 लोगों में से 900 से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। ये लोग नैनी ब्रिज से यमुना में खुदकुशी के इरादे से कूदे थे। मनोज को पुलिस ने सम्मान भी मनोज को मिल चुका है पुलिस से। यह तस्वीर आपके सामने है।